हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई-ग्राम चैनल पे स्वागत है। मैं संतोष शर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ महाजनपदाज के बारे में। इससे पहले हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज है इसमें हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदाज के बारे में जो कि 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में था। आप देखिए महाजनपदाज कैसे बना। जब हम लोग वैदिक एज का बात करते हैं तो वैदिक एज दो पार्ट में डिवाइडेड था, राइट। ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। आपको याद होगा ऋग वैदिक क्या था, एक्चुअली में रिपब्लिक था, कोई राजा परमानेंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक में क्या हुआ, चेंज होते गया और यहाँ क्या हो गया, परमानेंट राजा हो गए, मोनार्क आ गया, राइट। और वो क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया। ऋग वैदिक में आपको याद होगा तो लड़ाई किस लिए होता था, काउच के लिए। लेटर वैदिक में वही किसके लिए होने लगा, टेरिटोरी के लिए, जमीन के लिए। तो अब जमीन लड़ते लड़ते बड़ा बड़ा करते करते वो बड़े बड़े राज्य का फॉर्म हो गया, बड़ा बड़ा राज्य बन गया और उसी में टोटल 16 को बहुत बड़ा बड़ा राज्य बना जिसको क्या बोला गया, महाजनपदा। जैसे आपको याद होगा ऋग वेदा में जन से यहाँ पे क्या बन गया था, हमको आपको बताए थे जनपद। तो वही बड़ा बड़ा जनपद बन गया और टोटल 16 महाजनपदाज का फॉर्म हुआ। ये सारा कुछ इसमें था। तो ये आपका देखो महाजनपदाज का पूरा, ये इधर कंधारा से लेके यहाँ तक आपका इधर भी आपका महाजनपदाज ऐसे एक तरह बोलो तो इस तरह से ऐसे महाजनपदाज फैला हुआ था, ठीक है। ये आपका मेजर महाजनपदाज है। गंधारा हुआ, कुरु हुआ, पंचाल हुआ, कौशल हुआ, मल्ला हुआ, ब्रिजी हुआ, अंगा हुआ, मगध हुआ, काशी हुआ, अवंती हुआ, मत्स्य हुआ, सुरसेन हुआ, वत्स हुआ, चेतिया हुआ, अस्मका हुआ, यासका हुआ। तो ये सारा मेजर आपका महाजनपदाज था। महाजनपदाज को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय शहरीकरण, सेकंड अर्बेनाइजेशन। अगर आपसे क्वेश्चन को करे कि फर्स्ट अर्बेनाइजेशन कब हुआ था, तो फर्स्ट अर्बेनाइजेशन आप लोग एकदम बोलना कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। आईबीसी जो था वो क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट अर्बेनाइजेशन था। और जब उसके बाद जब आप टेरिटरी बनाओगे, राजा बनेगा, कैपिटल बनेगा, तो अर्बेनाइजेशन होगा या नहीं होगा। ऋग वैदिक क्या था, एक्चुअली में विलेज सिविलाइजेशन था, रूलर था। लेकिन लेटर वैदिक में धीरे क्या हुआ, फिर से अर्बेनाइजेशन का फॉर्म लेने लगा और वही महाजनपदाज के टाइम में ये सेकंड अर्बेनाइजेशन इसको बोला जाता है। इस समय जो आप देखो, अगर वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में देखोगे या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में देखोगे तो सेंटर कहाँ था, मेनली नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा। लेकिन अब जो था आप पढ़े थे कि लेटर वैदिक टाइम से लोग किधर, गंगा की तरफ शिफ्ट करने लगे थे। तो अब सेंटर कहाँ आ गया, वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी और बिहार। मेनली जो सेंटर था बिहार बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था आपका महाजनपदाज। और उसके बाद जो लगभग एंशिएंट हिस्ट्री जो अब आपका है वो एंशिएंट हिस्ट्री लगभग बिहार को सेंटर में लेकर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री यहीं पे खत्म होगा, बिहार को ही सेंटर में रखकर, ठीक है। महाजनपदाज और क्यों इतना बड़े बड़े राज्य क्यों बन गए, क्योंकि उसमें क्या है, लोग लोहे का उपयोग करने लगे थे और आयरन का उपयोग से अच्छा आयरन का क्या बनाने लगे, आयरन का हथियार बनाने लगे। और ये सबसे ये यहाँ पे बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स बन गया जो कि साउथ इंडिया में बहुत थोड़ा दिन बाद नजर आया। नॉर्थ इंडिया में पढ़े जाएगा, साउथ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे क्या, संगामेज। संगामेज मिली कब से कब तक है, 300 BC से 300 AD जो हम लोग पढ़ते हैं संगामेज। तो ये देखो यहाँ पे 600 में स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे 300 में, लगभग 300 साल लेट लगा स्टार्ट होने में। तो यही डिफरेंस, क्योंकि वहां पे आयरन जो था वो लेट से पहुंचा था। तो ये सब मेजर रीजन था। अधिकांश जो हमारा महाजनपदाज है वो कहाँ है, नॉर्थ ऑफ विंध्याज से बिहार के बीच में। अगर नॉर्थ ऑफ विंध्याज से आपका बिहार के बीच में जो है वो सारा लगभग महाजनपदाज यहीं पे पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो सबसे महाजनपदाज के बारे में बहुत अच्छे से कहाँ पे विवरण मिला है, तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिज्म का बुक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड बुक है, इसमें ये बताया गया है कि हिमालय से लेकर नर्मदा के बीच में, हिमालय से लेकर नर्मदा के बीच में टोटल कितने 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, 16 स्वतंत्र राज्य थे, जिसे कि महाजनपदाज बोला गया। तो हम लोग एक एक करके सारे महाजनपदाज को देखेंगे। सबसे पहला अंग कहाँ पे था आपका, गंगा और चंपा रिवर के बीच में। और इसका राजधानी कहाँ था, चंपा। चंपा कहाँ है, गंगा और चंपा रिवर के बीच में। अगर आप मॉडर्न में बात करें तो मुंगेर और भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वही अंग था, ठीक है ना।
अंग महाजनपद जो था वो कहाँ पे रेफरेंस मिलता है? महाभारत में। ऑब्वियस सी बात है महाभारत में मिलेगा, क्योंकि अंग राज्य के राजा कौन थे? कर्ण। और ये 18वें वेद में भी इसके बारे में मेंशन किया गया। बिंबिसार जो था वो इसे मगध में मिला दिया था। बिंबिसार इस पर विजय प्राप्त कर लिया और इसे मगध में मिला लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था और ये ट्रेड रूट था कहाँ? सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि किसको बोला जाता है? साउथ ईस्ट एशिया को। तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर से ट्रेड जो होता था, ट्रेड रूट, यानी कि इस ट्रेड रूट पे कब्जा करने के लिए बिंबिसार जो थे वो अंग पे कब्जा करती है और इसे क्या हुआ? मगध और ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया। दूसरा क्या है? काशी। काशी का राजधानी कहाँ था? वाराणसी, जो आपका मॉडर्न बनारस है। और ये सिटी जो है वो कहाँ से कहाँ अपना नाम कैसे लिया है? इस सिटी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा था? दो रिवर वरुणा और अस्सी के नाम पे इसका नाम वाराणसी पड़ा, जो कहाँ पे मेंशन है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में इसके बारे में मेंशन है। काशी को कौन कैप्चर किए? कौशल। कौशल महाजनपद था वो काशी को कैप्चर कर लिया था। कौशल का बात करें तो ये कहाँ पे था? ईस्टर्न यूपी, जो कि आपका अयोध्या और उसके आसपास के जो ट्राइबल एरियाज हैं, साक्या ऑफ कपिल वस्तु, ये सब जो है ये सारा कुछ कौशल में आते थे। इसका नॉर्दर्न कौशल का कैपिटल श्रावस्ती था, साउदर्न का कैपिटल कुशावती था। और यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी भी जुड़ा हुआ था, जिसमें से एक कपिल वस्तु भी था, लुम्बिनी ये कपिल वस्तु में, जहाँ पे गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है। इसके इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? प्रसेनजीत, जो कि गौतम बुद्धा के कॉन्टेम्पररी थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद कौन सा है? बज्जी। बज्जी कहाँ? वैशाली। ये क्या था? रिपब्लिकन था। आपको याद है लिच्छवी वैशाली जो है वो क्या था? रिपब्लिकन। और ये 8 और 9 वंशजों संघ का 8 और 9 संघों का मिलकर एक राज्य बना हुआ था, बज्जी राज। और इसका मेन कैपिटल कहाँ था? वैशाली। लिच्छवी का कैपिटल वैशाली था, विदेह का कैपिटल मिथिला था, जंत्रिका का कैपिटल कुंडापुर था और बज्जी जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये चारों इसका इंपॉर्टेंट थे। और बज्जी वे डिफिटेड एंड एसिमिलेटेड इन मगध बाय अजात शत्रु। अजात शत्रु बज्जी को मगध में मिला लिया। मल्लाज। मल्लाज का राजधानी कहाँ था? कुशीनारा। ठीक है ना। और इसका मेंशन कहाँ पे है? बुद्धिस्ट और जैन स्टेट में, साथ ही महाभारत में भी है। मल्ला क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये बज्जी के साथ बज्जी के नॉर्दर्न बाउंड्री के साथ ये शेयर करता था। अगर हम बात करें चेट्टी या चेड्डी, तो इसका राजधानी कहाँ था? सोथीवती, या इसको सुक्तिमाती या सोथीवती नगर भी बोला जाता है। इसका मेंशन कहाँ है? ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन किया गया। और ये कहाँ पे है? अभी के बुंदेलखंड रीजन जो है वही उस समय का चेट्टी राज्य था। इसके प्रमुख राजा कौन थे? शिशुपाल। शिशुपाल से आपको याद आ गया होगा, महाभारत में भी मेंशन है इसके बारे में, क्योंकि इसको कौन मारे थे? वासुदेव श्री कृष्ण। इसको राजसू यज्ञ के समय जब ये उनको ज्यादा गालियां दे रहा था और 100 गाली पार हो गया था, तो शिशुपाल की हत्या वो कर दिए थे। अगला आपका कौन सा है? वत्स, कौशाम्बी। वत्स वाज नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन टेक्सटाइल। इसके यहाँ पे बहुत अच्छा ऊनी का कपड़ा मिलता था, ऊन का कपड़ा मिलता था, ये इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और इसके जो मेन राजा थे वो कौन थे? उदयन। उदयन इसके मेन राजा था। और ये 3 संस्कृत पोएम ड्रामा के मेन हीरो भी थे। कौन कौन? स्वप्ना बसवदत्ता भाषा के द्वारा लिखा हुआ, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षा के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है ना। अब ये बसवदत्ता कौन है? ये बसवदत्ता इनकी लवर थी, प्रेमिका थी। और वो कौन थी? वो अवंती के राजा प्रयोदत्त की बेटी थी। और इसी कारण ये क्या बोले, उदयन और प्रयोदत्त में हमेशा राइवलरी होता था, यानी कि बत्सा और कौशाम्बी में, बत्सा और अवंती में हमेशा राइवलरी रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। कुरु आप जानते हो, महाभारत में इसका मेंशन है। इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ। और ये कहाँ पे था? कुरुक्षेत्रा के, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्रा है उसके आसपास के एरिया में था। और ये भी क्या था? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे था। पहले मोनार्क था, बाद में ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गया था। और महाभारत में आप देखेंगे हो कुरु क्लैन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था। पंचाल। पंचाल जो था ये, इसको गंगा नदी जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, इसलिए इसका 2 कैपिटल था। कौन कौन? नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल कहाँ था? अचिहत्रा। और साउदर्न पार्ट का कैपिटल कहाँ था? काम्पिल्या। ये बरेली में और ये फर्रुखाबाद में। और जो फेमस सिटी कनौज जो है वो पंचाल राज्य में ही था। मत्स्य। मत्स्य का राजधानी कहाँ था? विराटनगर, जो कि अभी बैराट है। कहाँ पे है? जयपुर, अलवर और भरतपुर एरिया ऑफ राजस्थान में। और ये क्या था? पंचाल के वेस्ट और कुरु के साउथ में। इसका फाउंडर कौन थे? विराट। और अपने नाम पे ही राजधानी बसाए थे, जिसका नाम था विराट नगर। सुरसेन। सुरसेन का कैपिटल कहाँ था? मथुरा। और ये कृष्णा वर्शिप के लिए फेमस सेंटर है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट फॉलोअर के भी बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। और इनके इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? अवंतीपुरा,
जो कि डिसिपल थे, गौतम बुद्धा के शिष्य थे। अवंती के भी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, किसके द्वारा, विंध्या के द्वारा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था। तो नॉर्थ अवंती का कैपिटल कहाँ था, उज्जैन, और साउथ अवंती का कैपिटल कहाँ था, माहिष्मती, ठीक है ना। अवंती जो था वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया किस चीज में, इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के इमरजेंस में ये बहुत बड़ा रोल निभाया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, अभी बोले तो मालवा और मध्य प्रदेश। और इसके फेमस राजा कौन थे, प्रयोदत्त। अभी प्रयोदत्त के बारे में जाने, प्रयोदत्त और उदयन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रखता था, क्योंकि इसकी जो बेटी थी बसवदत्ता, वो उदयन से प्यार करती थी, जो कि इनको पसंद नहीं था। गंधार आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान में था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला या तक्षशिला, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मेन सेंटर था ट्रेड और लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये अभी के मॉडर्न पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान और कश्मीर वैली में था। इसका कहाँ पे मेंशन है, 18वें वेद में भी इसके बारे में मेंशन है। और यहाँ के लोग युद्ध कला में बहुत निपुण थे, यहाँ के लोगों को युद्ध कला के बारे में बहुत ज्यादा आता था, ठीक है ना। और ये यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था, उसका क्या नाम था, पुष्कर सरीन। पुष्कर सरीन इसका बहुत ही पावरफुल राजा था। और गंधारा को कौन कैप्चर किया था, पर्शियन के द्वारा इसको 6th सेंचुरी के अंत में कैप्चर कर लिया गया था। इसके बाद बात करें तो कंबोज का राजधानी कहाँ था, पुंचा। और ये कहाँ पे है, अभी के प्रेजेंट कश्मीर और हिंदूकुश, वही हिंदूकुश जहां से सारे आक्रमणकारी हमारे आए हैं, हमारे देश में एंटर किए थे। यहाँ के बहुत सारे जो सोर्सेज है वो क्या बताता है कि कंबोज एक गणतंत्र राज्य था, ठीक है। यहाँ पे एंशिएंट टाइम में बहुत ही अच्छे ब्रीड के, बहुत ही अच्छे मतलब कि नस्ल के घोड़े मिलते थे, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे घुड़सवार होते थे, ठीक है ना। और ये कहाँ पे लोकेटेड था, उत्तर पथ या नॉर्थ वेस्ट को उत्तर पथ बोला था, वहां पे ये लोकेटेड था। इसके बाद हम बात करें तो अस्मका या असका, इसका राजधानी कहाँ था, पोटाली या प्रतिष्ठान या पैथान। ये कहाँ पे है, अभी मॉडर्न बोधन कहाँ पे है, निजामाबाद, आदिलाबाद तेलंगाना में। ये गोदावरी और मंजीरा के बीच में अवस्थित था। अब बात करते हैं हम उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो कौन था, मगध। इसका राजधानी कहाँ था, राजगृह या गृहराज में इसका राजधानी बनाया गया था। और मगध क्या कहाँ पे मेंशन है, इसके बारे में 18 वेद में भी मेंशन है। और यहाँ बोलता है कि यहाँ पे सेमी ब्राह्मिकल हैबिटेशन था, लेकिन ना तो पूरा ब्राह्मण, ना तो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं, दो मतलब मिक्स एक तरह से हम बोल सकते हैं। और ये प्रेजेंट बिहार क्लोज टू अंगा डिवाइडेड बाय रिवर चंपा रिवर अंग और मगध के बीच में बॉर्डर का काम करता था, ठीक है। मगध जो था वो मेन सेंटर बन गया जैनिज्म का और बुद्धिज्म का। और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल आपका गृहराज में हुआ, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका वैशाली में हुआ, तीसरा हुआ आपका पटना पाटलिपुत्र में। तो ये मगध जो था वो जैनिज्म और बुद्धिज्म का मेन सेंटर था। मगध साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, जब यहाँ पे 4 बड़े बड़े राज्य मगध, कौशल, वत्स और अवंती आपस में झगड़ा कर रहे थे कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो बोलता था हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो बोलता था हम ज्यादा शक्तिशाली। और इसी में इनका झगड़ा चलते रहता था। और इस झगड़े में कौन पावरफुल कौन उभरा, महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और सबसे पावरफुल राज्य बना। अगर हम मगध के राज्य का रीजन जाने तो मगध के राज्य का बहुत सारा रीजन है, राजनीतिक कारण, ज्योग्राफिकल कारण, इकोनॉमिक कारण, कल्चरल कारण, 4-5 रीजन है जो कि हम लोग बारी बार देखेंगे, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प आएगा। तो अगर हम मगध के राज्य का भौगोलिक ज्योग्राफिकल फैक्टर का बात करें तो मगध का ज्योग्राफी, मगध का लोकेशन ऐसा था कि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मगध अपर और लोअर पार्ट्स ऑफ गंगेटिक वैली के किनारे बसा हुआ था। तो जब आप रिवर जो आपका परनियल रिवर है जहाँ पे सालों भर पानी रहता है, तो वहां पे तो आपका पूरा मिट्टी का होगा, वहां का उपजाऊ होगा, आपको सालों भर पानी मिलेगा। तो ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हुए या नहीं हुए, तो ये फैक्टर आपका ज्योग्राफिकली में भी आएगा, इकोनॉमिकली में भी आएगा। और ये मेन लैंड रूट बिटवीन वेस्ट और ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के बीच में जो मेन लैंड रूट था वहां पे अवस्थित था। तो फिर से ज्योग्राफिकली इकोनॉमिकली दोनों इंपॉर्टेंट हुआ। फर्टाइल सॉइल था तो और रेनफॉल भी यहाँ बहुत अच्छा होता था। मगध जो था वो 3 साइड से रिवर से घिरा हुआ था, जो कौन कौन, गंगा, सोन और चंपा से। तो इसको अब आप इतना आसान तो है नहीं कि आप नदी क्रॉस करके किसी राज्य पे अटैक कर दोगे, वो भी ये सब खतरनाक नदी था। तो इसलिए ये बहुत ही सिक्योर्ड और सुरक्षित था ज्योग्राफिकली। पाटलिपुत्रा और राजगिरी दोनों उतना ही अच्छे स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे बसा हुआ था, बहुत ही सही जगह पे था। जैसे कि राजगिर आपको क्या था, 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्रा नदी से घिरा हुआ था, इसे तो जल
शहर ही बोला जाता था, जल नगर ही बोला जाता था, ये क्योंकि ये लगभग चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो पहला तो आपको बता दिए, इकोनॉमिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था, प्रोडक्टिविटी यहाँ का बहुत अच्छा था, फर्टिलिटी यहाँ का बहुत अच्छा था। और दूसरा क्या था, यहाँ पे कॉपर और आयरन का बहुत बड़ा बड़ा क्या मिला, खदान मिला, बहुत बड़ा बड़ा स्टोरेज मिला। तो इससे यहाँ पे आयरन इजीली अवेलेबल हो गया, कॉपर इजीली अवेलेबल हो गया। तो इस कारण से क्या हुआ, ये लोग अच्छे अच्छे हथियार बना लिए, ये सब हुआ, रथ ये सब बना लिए। और ये देखो उत्तर पथ दक्षिण पथ दोनों को कंट्रोल करते थे। आपका स्वर्ण भूमि का जो रास्ता था वो भी चंपा को कब्जा करके कंट्रोल कर लिए। तो ये ट्रेड को इजिली कंट्रोल करते थे, तो ये भी इनके इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद था। और जब ये सारा कुछ इतना फायदा वाला चीज़ है, इतना डेवलपमेंट है, तो यहाँ के लोग क्या हो गए, यहाँ के लोग लार्ज पॉपुलेशन क्या बनाएगा, एग्रीकल्चर पे रहेगा, माइनिंग करेगा, बिल्डिंग सिटीज, आर्मी, ये सब में मीन्स डेवलप रहेंगे। यहाँ के लोग क्या थे, प्रोस्पर थे, पीपुल और रूलर, राजा और आम जनता दोनों बहुत प्रोस्पर होते थे, ठीक है ना। ये लोग गंगा, उसमें क्या था, अगर आप गंगा नदी पे कंट्रोल कर रहे हो मतलब कि आपका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। जैसे अभी बोला था है ना कि अगर आप समुद्र पे कंट्रोल कर लियो मतलब आप दुनिया पे राज करोगे, जो समुद्र पे कंट्रोल करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। सेम कंडीशन उस समय था। और गंगा जो थी वो नॉर्थ इंडिया में ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये जैसे अंग को बिंबिसार क्या क्या एनेक्स कर लिया, अपने में मिला लिया, तो चंपा भी मगध में आ गया। और चंपा क्या था, ट्रेड साउथ ईस्ट, श्रीलंका, साउथ इंडिया, ये सब ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम कल्चरल फैक्टर का बात करें तो ये लोग अनऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्ट सब यहाँ पे डेवलप होते था। यहाँ पे लोगों को अपने विचारों के रखने का पूरी तरह से स्वतंत्रता था। यहाँ पे आर्यन और नॉन आर्यन दोनों रहते थे, ठीक है ना। यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म में सबका इमर्जेंस हुआ। इससे क्या हुआ, एक नए तरह का फिलोसफी का रिवोल्यूशन हुआ, थाउट का रिवोल्यूशन हुआ। तो ये सब यहाँ पे था। सोसाइटी जो था वो नॉट सो मच डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्वारा बहुत ज्यादा डोमिनेटेड नहीं था। और यहाँ पे नीचे जाति के भी राजा बने थे। अगर हम राजनीतिक कारण का बात करें तो मगध जो था वो क्या था, लकी टू है पावरफुल और एम्बिशियस रूलर। मगध बहुत भाग्यशाली था, इसके पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा हुए जो मगध को बहुत बढ़ाए। जैसे कि आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब क्या थे, बहुत ही पावरफुल और एम्बिशियस रूलर थे और ये राज्य को बहुत आगे बढ़ाए। इनके पास स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज था, इनके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी ऑफ आयरन था, जिसे ये अच्छे अच्छे रवान से विपन बनाए। और ये लोग ऐसे पहले राजा थे जो एलिफेंट का यूज आर्मी में किए थे। समझ गए, एलिफेंट का यूज करने से क्या फायदा है, एलिफेंट पे जो बैठा हो उसको आसानी से आप मार नहीं सकते हो, एलिफेंट आपको कुचलते हुए पार हो जाएगा। एलिफेंट को मारने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीपन चाहिए, और कहीं एलिफेंट को आप मार रहे हो, पागल हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब उनके लिए क्या था, प्लस पॉइंट था। और यहाँ के राजा लोग थे वो बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था का भी डेवलपमेंट करते, बहुत अच्छा से वो प्रशासन को चलाते थे, मतलब कि वो राज्य को कंट्रोल करके रखते थे। मगध के राज्य में सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए तो बिंबिसार का था। ऐसे तो मगध जो स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मगध को स्टार्ट किए थे जरासंध, मगध जरासंध का के द्वारा स्थापित किया गया था और बृहद्रथ के द्वारा। लेकिन अगर हम रियल जो फाउंडर बोला जाए, वास्तविक जो फाउंडर थे वो कौन थे, बिंबिसार और इनका बेटा अजातशत्रु। ये कौन थे, हरण्यक डायनेस्टी के थे। और ये बिंबिसार 52 साल तक रूल किए थे और ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक। ये बुद्धा और महावीरा दोनों के कॉन्टेम्पररी थे और दोनों को ये इक्वल रिस्पेक्ट देते थे। ये अपना कॉन्क्वेस्ट और डिप्लोमेसी, इनका 3 तरह का डिप्लोमेसी था। जो स्ट्रॉन्ग राजा है उससे दोस्ती कर लो, किसी के साथ मैट्रिमोनियल एलायंस बना लो, शादी वाला संबंध बना लो, और जो कमजोर है उसको हरा दो। और इस तरह से ये अपने मगध को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शक्तिशाली, सर्वोपरि बना दिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हरण्यक डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे, ऐसे इसके फाउंडर कौन होता है कि इसके फाउंडर बिंबिसार के दादाजी थे। 566 बीसी में इनके दादाजी के द्वारा ये किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन एक्चुअल फाउंडर कौन था, बिंबिसार। ये भाटिया क्लैन का पुत्र था, भाटिया जाति का पुत्र था। कैपिटल राजगृह में था, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव सिटी था और ये 4-5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। और जो ओपन, जैसे मान लो कि ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पे जो ओपन एरिया है इसको लोग पत्थर के गेट से ढक देते थे पूरा, यानी कि दुश्मन को इतना आसानी से लोग अंदर आने नहीं देंगे किसी को। तो इस तरह से ये क्या हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी बन गया। बिंबिसार जो था वो 3 तरह का पॉलिसी बनाया था। कौन कौन सा, पहला वैवाहिक गठबंधन,
दूसरा दोस्ती और तीसरा कनकुवर, जीत लो, कब्जा कर लो, ठीक है ना। इसके राइवलरी कौन था, पहले तो अवंती के राजा प्रयोदत थे, वो इनके राइवलरी थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच में दोस्ती हो गया। और उसके बाद बिंबिसार अपने राजकीय जो डॉक्टर था, वैद्य था, जीवक, उसको उज्जैन भेजा था प्रयोदत के जॉन्डिस का इलाज करने के लिए। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आ भी चुका है कि बिंबिसार किसको इलाज के लिए भेजा था, कौन से डॉक्टर को, जीवक को। मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीवक किसका इलाज करने के लिए गए थे, तो किसका इलाज करने गए थे, प्रयोदत का। वो कहाँ का राजा था, अवंती का राजा था, और उसको कौन सा बीमारी हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, ठीक है। ये क्या किए, अंग को अपने में कब्जा में कर लिया था, किसको हराकर, ब्रह्मदत्त, वहां के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर। इसके अलावा इनका वैवाहिक संबंधों का बात करें हम तो ये कौशल नरेश की बहन जो थी, कौशल नरेश कौन थे, प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से शादी किए थे। और इस तरह इनको दहेज में क्या मिला था, काशी इनको दहेज में मिला था। और साथ जो कि कितना 1 लाख सिक्का का राजस्व वहां से उसमें प्राप्त होता था काशी। सोचो कितना इंपॉर्टेंट शहर था काशी, वहां से उस समय 1 लाख सिक्का का आपको रेवेन्यू मिलता था, और वो इनको दहेज में मिला था। इसके अलावा ये लिच्छवी प्रिंस चेलना से शादी किए थे, ठीक है ना। लिच्छवी प्रिंस वैशाली की थी, और इन्हीं के से जन्म लिए थे अजातशत्रु। ये अजातशत्रु की चेलना जो अजातशत्रु की माँ थी। और फिर एक साथ किए थे खेमा से, खेमा कौन थी, मदरा कलन पंजाब के राजा की बेटी थी, उससे भी, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट राजाओं से शादी करके वैवाहिक संबंध बनाकर अपने मगध को और स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये 492 बीसी से 460 बीसी तक, ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही अधीर राजा था, इसके पास पेशेंस नहीं था। और ये भी माना जाता है कि ये अपने पिताजी की हत्या करके थ्रोन पे बैठा था। इसके बारे में बहुत सारा कहानी है। कहीं कहीं पे ऐसा बोला गया है कि ये अपने पिता बिंबिसार को जेल में बंद कर दिया था, और ये इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और ये अपने पिता को जेल से निकालने जा रहा था, लेकिन ये हाथ में तलवार लिए हुए था। तो बिंबिसार को ऐसा लगा कि ये हमको मारने आ रहा, और वो इस डर से वो खुद को सुसाइड कर लिए थे। मतलब कि एक तरह से जो भी हो, लेकिन मौत का कारण यही बना था, अपने पिता को जेल में डाल दिया था। और ये बहुत ही पावरफुल रूलर था और बहुत ही एग्रेसिव रूलर था, और ये अपने फादर के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से बढ़ाया। बोला कि हम शादीवादी के चीज में विश्वास नहीं करते हैं, हम सीधा अटैक करेंगे और कब्जा करेंगे, ठीक है। ये क्या क्या, कौशला को एनेक्स कर दिया, कौशल को जीत लिया, कौशल को अपने में मिला लिया। कौन थे, प्रसन्नजीत, जो उसमें के राजा थे। ये फाउट भी था वही मैटरनल ग्रैंडफादर चेतक, चेतक से झगड़ा किया, लड़ाई किया अपने ननिहाल में, और चीफ ऑफ वैशाली। और 16 साल की लड़ाई के बाद ये वैशाली को भी अब कब्जा करने में सक्सेसफुल हो गया। इन्हीं के टाइम में बुद्धा का डेथ हुआ था, और जब बुद्धा का डेथ हुआ तो ये उसमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था। ये 2 नए नए इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स यूज करना स्टार्ट किया था। कौन कौन, एक आपका वार इंजन, ये क्या था, स्टोन्स फेंकता था। जैसे आप अगर ये बाहुबली मूवी देखे हो तो उसमें स्टोन फेंकने वाला होता था ना, तो ऐसे ही इसमें था, जिसका नाम क्या था, महाशिला कंटका, महाशिला कंटका। और दूसरा चैरियट विथ मेस फॉर मास किलिंग। आप देखे हो बाहुबली में ही रथ के आगे जो लगा हुआ था, तलवार के गोले गोले घूमते रहता था और सबको काटते रहता था, ये अजातशत्रु यूज करता था, जिसका क्या नाम था, रथम सुला, रथ के ऊपर सुल लगा हुआ। अवंती के शासक थे, वो मगध को कब्जा करने का प्रयास किए, लेकिन अजातशत्रु ऐसा फोर्टिफिकेशन किया था कि ये चांसेस को भी खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला कौन बने, उदयभद्रा, उदयन, अजातशत्रु के बेटे उदयन, 460 से 444 बीसी तक। ये कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिए, राजगीर से पाटलिपुत्रा कैपिटल शिफ्ट कर दिए, और ये हर्याणक डायनेस्टी के लास्ट प्रमुख राजा थे, ठीक है ना। इनको कौन मार दिया, इनका मदर पालका जो अवंती का राजा था वो इनकी हत्या कर दिया। इसके बाद 3 और राजा हुए, लेकिन बहुत कमजोर थे। कौन कौन, अनिरुद्ध, मंडा और नागदशक, ये 3 राजा हुए। इसके बाद अगला डायनेस्टी कौन बना, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। श्रीलंकन बुक के अनुसार, श्रीलंका का जो बुक है जो बुद्धिज्म पे है, दीपवंशा और महावंशा, उसके अनुसार मगध जो था वो नागदशक जो अंतिम राजा थे हर्याणक डायनेस्टी के, उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और उसके जगह पे वहां के जो उसमें मंत्री थे जिनका नाम शिशुनाग था, उनको राजा बना दिया। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिशुनाग डायनेस्टी। ये कैपिटल को कहां शिफ्ट कर दिया, वैशाली। और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, ये अवंती को हरा दिया, प्रद्योत डायनेस्टी जो था उसको हरा दिया और उसको मगध का पार्ट बना दिया।
ठीक है। इसके बाद काल अशोक राजा बने। काल अशोक कौन थे? शिशुनाग के बेटे थे। इनको काकर वर्ण भी बोला जाता था, इनको काकर वर्ण भी बोला जाता था। इनके टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ, ठीक है। और काल अशोक फिर से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिए? पाटलिपुत्र में। ये अपने प्लेस में ही रिवॉल्यूशन हो गया, प्लेस में रिवोल्ट हो गया और इस कारण इनको मार दिया गया। और इसके बाद कौन आए? नंद डायनेस्टी थ्रोन पे आया। नंद डायनेस्टी जो था वो पहला गैर क्षत्रिय डायनेस्टी था। ये गैर क्षत्रिय डायनेस्टी था, इसका स्थापना कौन किया था? महापद्मानंद। ये क्षत्रिय नहीं बोलता, ये बनिया समाज से था, महापद्मानंद, ठीक है। इसको उग्रसेन भी बोला जाता है। इसका इतना बड़ा आर्मी था कि इसको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। ये पहला एम्पायर था जो कि अपने आप को क्या बोलता था? इकरात। इकरात का मतलब सभी राजकुमार सबको खत्म कर दिया, एक हम ही राजा हैं, एक हम ही सबसे ताकतवर हैं, सबसे महान हम ही हैं, ठीक है ना। सबको मार दिया था, सारे छोटे मोटे राजा सबको ये खत्म कर दिया था। महापद्मानंद के क्या हुआ? इसके एम्पायर जो था बहुत ज्यादा ग्रो किया और एक कुरु कंट्री में गोदावरी ये सबको अपने कब्जे में ले लिया था। इवन कि ये कलिंगा को भी मगध में मिला लिया था। ध्यान रखना, कलिंग को सबसे पहले मगध में मिलाने वाला राजा कौन था? महापद्मानंद, ठीक है ना। और क्या किया? वहां के जैना का जो इमेज था वो विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में अपने पास लेके आया। ये कौशल को एक्वायर कर लिया और उसके और जो कि इसके खिलाफ में रिवेल किए थे तो उसको खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा आर्मी को मेंटेन करता था। 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवलरी, 6,000 हाथी, इतने बड़े आर्मी को ये मेंटेन करता था। अंतिम शासक जो नंद वंशक था वो कौन था? धाननंदा अंतिम शासक था, ठीक है ना। इसको ग्रीक टेक्स्ट में क्या बोला गया है? अग्रामस या एंग्ड्रेमस। इसके टाइम में अलेक्जेंडर जो था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेड किया था, लेकिन वो गंगेटिक प्लेन्स में नहीं आ पाया था क्योंकि उसके आर्मी आगे बढ़ने से मना कर दी थी। उनको पता है कि जब एक छोटा राजा हमको इतना खतरनाक तरह से मार रहा है तो मगध में बहुत बड़ा राजा है जो 3 लाख 4 लाख सैनिक उसके पास है, वो तो इन लोग का हालत खराब कर देगा। और एक और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ध्याननंदा जो था वो अलेक्जेंडर के पास अपना दोस्त भेजा, अपना साथी भेजा था और वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बोला था। कुछ ऐसा भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसकी आर्मी जो है वो वहां पे आने से मना कर दिया था। ध्याननंदा जो था महापद्मानंद के 8 से 9 बेटे थे, उसमें से एक बेटा ध्याननंदा जो था वो लगभग सबसे छोटा था। वो एक्चुअली वहां पे एक नियम था, महापद्मानंद जो थे वो एक नियम बनाकर गए थे कि सारे जो बेटे हैं वो बारी बारी से रूल करेंगे। आज कुछ साल के लिए ये राजा बनेगा, कुछ साल के लिए ये राजा बनेगा, कुछ साल के लिए ये राजा बनेगा, कुछ साल के लिए ये राजा बनेगा। लेकिन जब ध्याननंदा राजा बना मगध का तो ये क्या किया? अपने सारे भाइयों की हत्या कर दिया। ध्यान रखना, ये अपने सारे भाइयों का क्या किया? हत्या कर दिया। और इवन की ऐसा लगता है कि ये महापद्मानंद का भी हत्या करवा दिया था और ये फिर परमानेंट राजा रह गया अपने सारे भाइयों का हत्या करवाने के बाद। जो इसका साथ दिया उसको रहने दिया, नहीं तो बाकी सबको ये मार दिया। ही इज क्रिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नंदोपक्रमणि। नंदोपक्रमणि एक तरह का मेजर होता था, जमीन सबका नपाई होता था, वो यही ध्याननंदा लाया था, ठीक है ना। ये बहुत अनपॉपुलर था क्योंकि ये बहुत ही ऑपरेसिव था, ये बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव था। ये बहुत ज्यादा जबरन सबसे वसूली करता था, जो नहीं टैक्स देता था वो सबको मरवा देता था, जिंदा जला देता था, ये सारा कुछ ये करता था। और ये क्या था? ये शूद्रा ऑरिजिन का था और इसका ये बहुत ही एंटी क्षत्रिय पॉलिसी का था, क्योंकि ये बोलता है कि सभी क्षत्रियों को मार दो, एंटी क्षत्रिय पॉलिसी इसका था। तो ये सब आपका आज के लिए इतना ही। हम लोग पूरा देख लिए मगध का राइज, सारे महाजनपद का, ये सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में कुछ देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो पर्शियन और मैकेडोनियन इन्वेजन हुआ, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जैनिज्म, उसके बाद हम लोग देखेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है। और जैनिज्म, बुद्धिज्म और कुछ और जो उसमें का हिंदुइज्म का कुछ जो डेवलपमेंट है सब हुआ, सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग मौर्यन पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग को हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।